let's move on to the next topic, which is यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब यूनेस्को सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द 6 मेन बॉडीज में से एक है। ठीक है। इसका मेन काम है एजुकेशन और कल्चरल चीज़ों से रिलेटेड वर्ल्ड में जो भी पॉलिसीज हैं वो ज़्यादातर ये बनाती है। गॉट इट। अब इनकी हर साल एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग जो कि इस साल पेरिस में हुई थी। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स जो है वो भी पेरिस में ही है। गॉट इट। यूनेस्को जो बॉडी है इसका हेडक्वार्टर्स भी पेरिस में ही है। तो इस साल इसके 47th सेशन में इंडिया के जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है इंक्लूड कर लिया गया है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बेसिकली विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की जो सूची है वो है। जब कोई मॉन्यूमेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आता है तो वो अपने आप में एक ऑनर होता है। उसका दूसरा फायदा क्या होता है कि यूनेस्को भी उस मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने में, रिस्टोर करने में हेल्प देती है, टेक्निकली भी और साइंटिफिकली भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है। प्लस तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आते ही उसका अपने आप में एक टूरिस्ट वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसी भी मॉन्यूमेंट के इंक्लूड होने से होते हैं। तो क्या इंडिया में पहले भी मॉन्यूमेंट जो हैं वो यूनेस्को हेरिटेज में रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। इनफैक्ट ये इंडिया की 44th प्रॉपर्टी है जिसको ये रिकग्निशन मिला है, यानी इससे पहले 43 जो प्रॉपर्टीज थी इंडिया की वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रह चुकी हैं। अब बात करते हैं ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है क्या। तो बेसिकली आप जानते हैं कि हमारा एक बहुत ही महान एम्पायर हुआ है मराठा एम्पायर, जिनके फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उन्होंने महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में, इनफैक्ट अप टू तमिलनाडु और उस रीजन में अपना पूरा कंट्रोल रखा था और धीरे धीरे उन्होंने अपना एम्पायर जो है वो एक्सपैंड करते 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 ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कर लिया। इनफैक्ट मराठा इतने पावरफुल हो गए थे कि एक टाइम पे उन्होंने मुगल्स को, जो दिल्ली से पूरे कंट्री पे राज करते थे, अकबर औरंगजेब जैसे, ठीक है, तो औरंगजेब को हर तो औरंगजेब की डेथ के बाद तो जैसे आपको पता ही है कि मुगल्स जो है थोड़े वीक हो गए थे। तो उस टाइम पे मराठा इतने प्रोमिनेंट हो गए थे कि मुगल्स को प्रोटेक्शन जो लेनी पड़ी थी वो मराठास की लेनी पड़ी थी। एंड मुगल एम्परर which was there in Delhi was once under the protection of मराठास। तो इतने महान जो हैं ये हमारे एम्पायर रहे हैं। गॉट इट। तो इनके 12 किले हैं, ऐसे किले जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे बनाए थे इन्होंने, जिसकी वजह से मिलिटरीली इनको इतना एडवांटेज रहता था कि इनको हराना बहुत मुश्किल रहा है। ठीक है। तो ये 12 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फोर्ट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो 12 किले हैं, इन 12 को हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बोलते हैं और यही जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ये इनमें से 11 जो हैं वो महाराष्ट्र में है, एक जो है वो तमिलनाडु में है। अब 11 महाराष्ट्र वाले कौन कौन से हैं? रायगढ़, शिवनेरी, सलहेर, लौगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, राजगढ़, पन्हाला, कंधेरी एंड सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु वाला कौन सा है? गिंजी फोर्ट। ठीक है। तो इसमें से इन 12 में से 8 जो हैं वो एएसआई के अंडर आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो 12 के 12 किले हैं ये गए हैं इस बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि उनकी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जिसकी मैंने अभी यहाँ पे बात की है, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका जो सेशन होता है
उसमें इंक्लूड होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, लेकिन उससे पहले आपको एक टेंटेटिव लिस्ट होती है, एक टेंटेटिव लिस्ट। तो जिस भी गवर्नमेंट ने या जिस भी बॉडी ने अपनी किसी प्रॉपर्टी को यूनेस्को हेरिटेज डिक्लेयर करवाना है, तो वो एक पूरा प्रपोजल बना के, जैसे इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, वो ये काम करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो पूरा एक डॉसियर यानी प्रपोजल तैयार करके भेजती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उस पूरे डॉसियर को स्टडी करने के बाद उसे ऐड कर देती है टेंटेटिव लिस्ट में। किसमें? टेंटेटिव लिस्ट में। उसके बाद जब भी इनका सेशन होता है, फुल फ्लेज सेशन होता है, तब इस टेंटेटिव लिस्ट में जो जो मॉन्यूमेंट्स शामिल हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए जो है पूरा सेशन चलता है। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि डायरेक्टली कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज नहीं बनती, वो पहले टेंटेटिव लिस्ट में जाती है। उसके बाद वो टेंटेटिव लिस्ट से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाती है। ठीक है? चलिए, ओके। देन नेक्स्ट इज़